गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है वायुमंडल की संरचनाएं संगठन। सबसे पहले हम लेंगे वायुमंडल का वायु संगठन। संरचना अलग होती है और संगठन अलग होता है, तो हम आज पढ़ाएंगे वायुमंडल का संगठन। जैसे मैंने आपके सामने एक चित्र बना रखा है वायुमंडल के संगठन का, कि वायुमंडल का जो संगठन होता है जिसमें अन्य प्रकार की क्या पाई जाती है, गैसें। मतलब संगठन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। गैसीय अवयव, गैसीय अवयव जिसमें गैसें पाई जाती है, जो मैंने आपके सामने बना रखी है। फिर ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ कौन से होंगे? अविवर्तित है। फिर तरल पदार्थ, तरल पदार्थ जल वाष्प, क्या हो जाएगा? जल वाष्प। ठोस पदार्थ धूल के कण, राख के कण, राख, नमक के कण, और हम ले सकते हैं धुआं या उल्का के कण, उल्का के कण और धूल के कण। ठीक है। अब या धुआं, सॉरी, जो धुआं होता है हम सोचते हैं धुआं में कण नहीं होते, बट धुआं में भी कण होते हैं, धुआं के कण। गैसीय अवयव, गैसीय अवयव जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझा रखा है कि गैसीय अवयव कितने होते हैं, कि गैस जितनी भी वायुमंडल में गैस है। सबसे पहले हम लेते हैं वायुमंडल किससे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसों के आवरण को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों ओर जो ये विस्तृत आवरण है वायु गैसों का, उसको हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहते हैं। गैस युक्त आवरण का विस्तार भूसतह से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, लेकिन वर्तमान विचारधारा के अनुसार 16 से 29,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। वायु या वायुमंडल पृथ्वी की, मतलब जो ये वायुमंडल टिका हुआ है वो किसके आधार पर टिका हुआ है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायुमंडल की स्थिति स्थिर है, मतलब टिका हुआ है एक जगह पे। और अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं हो पृथ्वी के अंतर्गत, तो वायुमंडल की संरचना एक जगह स्थिर नहीं रह सकती है। वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। वायु में कोई भी किसी भी तरह का रंग या गंध नहीं पाई जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय भौतिक रासायनिक क्रियाओं से वायुमंडल का निर्माण हुआ है। पृथ्वी की भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के आधार पर वायुमंडल का निर्माण हुआ है। संपूर्ण वायुमंडल के कुल आयतन का 97,000, मतलब कितना? 97% भाग मात्र 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक और 99% भाग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही व्याप्त है। मतलब वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई, 29 किलोमीटर की ऊंचाई और 99% भाग 32 किलोमीटर की, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक व्याप्त है। वायुमंडल का संगठन में ठोस, द्रव, गैस और अन्य कणित पदार्थ उपस्थित है जो निलंबित अवस्थाएं पाए जाते हैं। मतलब वायुमंडल के संगठन में गैस, ठोस और तरल पदार्थों की उपस्थिति है, जिसके आधार पर अलग अलग तरीके की क्रियाएं होती रहती है। सबसे पहले लेंगे गैसीय अवयव। गैसीय अवयव में सबसे पहली जो गैस आएगी वो आती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। कितनी मात्रा में उपस्थित है? 78.08%। नाइट्रोजन भारी गैस है। भारी होने के कारण ये क्या है? निचली परत पर ही पाई जाती है। मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये सौरमंडल में या सौर सीमा तक सौरमंडल में ही उपस्थित होती है, उससे ऊपर नहीं। सौरमंडल में इसकी उपस्थिति नाइट्रोजन गैस की नहीं होती है। नाइट्रोजन गैस किसी भी मतलब हमें कह सकते हैं आग को जलाने के काम में आती है। मतलब आग पर नियंत्रण रखती है, क्योंकि आग को जलाने का काम तो ऑक्सीजन आती है। नाइट्रोजन गैस आग पर नियंत्रण रखती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो आग पर नियंत्रण पाना संभव नहीं है। नाइट्रोजन गैस के द्वारा आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नाइट्रोजन गैस मृदा में, मिट्टी जो होती है, मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों का निर्धारण करती है, क्योंकि जितनी भी उपजाऊ मिट्टी है, जितनी भी फसलें उगती है, उसमें नाइट्रोजन गैस की अगर उपस्थिति नहीं होगी
मृदा में पोषक तत्व उपस्थित नहीं होंगे तो फसलें नहीं उग सकती हैं। तो नाइट्रोजन गैस के कई सारे कार्य होते हैं। इसकी अधिकतम 120 किलोमीटर तक की ऊंचाई है, मतलब इसकी ऊंचाई 120 किलोमीटर ऊंचाई और मृदा में पोषक तत्वों का निर्धारण करती है। पोषक तत्वों का आग पर नियंत्रण 78% उपस्थिति और पाई कहाँ जाती है? निचली परतों में। कहाँ पाई जाती है? निचली परतों में। इस नाइट्रोजन गैस की इतनी सारी विशेषताएं। फिर दूसरी होती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो 21% मात्रा में या 21% वायुमंडल में स्थिर है, 20 पॉइंट कुछ समथिंग, मतलब तो 21%। और ऑक्सीजन गैस को क्या कहेंगे? प्राणवायु गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही मनुष्य का जीवन संभव है। ऑक्सीजन नहीं होगी तो मनुष्य की उपस्थिति पृथ्वी पर संभव नहीं है। पादपों द्वारा संश्लेषित की जाती है। पादपों के द्वारा क्या की जाती है? पादप उसका ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। फिर हम ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगर किसी चीज को जलाना है, आग है, जो आग होती है, आग को जलाने में ऊष्मा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑक्सीजन गैस होती है। इसकी सघनता 16 किलोमीटर तथा विस्तार 64 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलता है। इसकी सघनता जो है वो कितनी है? 16 किलोमीटर। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आती है? 64 किलोमीटर और सघनता 16 किलोमीटर। भारी होने के कारण निचली परतों में ही पाई जाती है। मतलब ये गैस भी क्या है? भारी होती है, इस कारण से ये निचली परतों में ही पाई जाती है, ऊपरी परतों में वायुमंडल के नहीं पाई जाती है। ऑक्सीजन प्राणवायु गैस है। 21% मात्रा, 21% मात्रा के लगभग वायुमंडल में उपस्थित है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, पादपों द्वारा संश्लेषित की जाती है और भारी होने के कारण निचली परतों में पाई जाती है। तीसरी होती है ऑर्गन। ऑर्गन जो होती है, क्योंकि इसकी जो मैं उपस्थिति बता रही हूँ 78 पॉइंट कुछ समथिंग 21। और ऑर्गन क्या होती है? तीसरी ऐसी गैस है जो सबसे ज्यादा उपस्थित वायुमंडल में। कितनी उपस्थित है? 0.93%। 0.93%। बट ये गैस क्या होती है? हल्की है। ये गैस हल्की होने के कारण, या ये गैस हम ये कह सकते हैं कि इस गैस की उपस्थिति जो होती है वायुमंडल के ऊपरी भागों में ही पाई जाती है, निचले भागों में या निचली परतों में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये क्या है? बहुत हल्की गैस है। हल्की गैस होने के कारण ये जो अन्य गैसें होती हैं, नियॉन, हीलियम, इनके साथ में ही ऊपरी भागों में ही पाई जाती है। अन्य गैसों की अपेक्षा अधिक मात्रा में उपस्थित है। जितनी भी अन्य गैसें हैं उनसे अधिक मात्रा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक मात्रा में उपस्थित है। और ऑर्गन गैस ऊपरी परतों में पाई जाती है। हल्की गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जैसे भारी गैस नहीं है जो निचली परतों में ही पाई जाएगी। तीसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत भाग में? 0.03% ही वायुमंडल में उपस्थित है। इस जीवमंडल में इसकी आवश्यकता, हम ये कह सकते हैं, इसके अस्तित्व के बिना जीवमंडल की उपस्थिति संभव नहीं है। क्योंकि जीवमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति नहीं है तो जीवमंडल में जीवन संभव नहीं होगा। इसके अस्तित्व की आवश्यकता अत्यधिक होती है। CO2 पादपों द्वारा कैलोरोफिल जल तथा की सहायता से भोजन तथा ऑक्सीजन दोनों का निर्माण करती है। मतलब CO2 पादप कैलोरोफिल जल तथा भोजन की सहायता से ऑक्सीजन का निर्माण करती है। CO2 का अवशोषण मुख्य रूप से समुद्री शैवाल, मतलब CO2 जब सबसे ज्यादा कौन वो करता है? अवशोषित करता है समुद्री शैवाल। मतलब जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मनुष्य छोड़ता है उनका सबसे ज्यादा अवशोषण समुद्री शैवालें जो होती है वो सबसे ज्यादा करती हैं, और वहीं से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है समुद्री शैवालों से ही। मतलब शैवाल कैसे हैं? जो समुद्र में नीचे की तरफ हम ये कहते हैं काई है या छोटे छोटे पादप जो समुद्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं, वो सारे शैवाल होते हैं। वो शैवाल क्या करते हैं? सबसे ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड इसका अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, पादपों से भी ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन वो शैवाल ही करते हैं। सबसे भारी गैस होती है, मतलब ये सबसे भारी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी गैस है, अर्थात सबसे निचली परतों में ही मिलती है, अधिक ऊपरी परतों में नहीं मिलेगी।
गैस, भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी निचली परतों में, ये भी भारी है इसलिए निचली परतों में, ये भी भारी है इसलिए निचली परतों में, ये हल्की है इसलिए ऊपरी परतों में पाई जाती है। CO2 गैस सौरमंडल में संकेंद्रित होकर वायुमंडल में तापमान में वृद्धि कर रही है, जिसे वैश्विक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग की उत्तरदायी माना जाता है। तीसरी होती है ओजोन गैस। ओजोन गैस जो एक ओजोन परत के रूप में या अन्य गैसों में भी इस गैस को हम लेते हैं। ओजोन गैस की मात्रा होती है ओजोन गैस की मात्रा है 0.00006%। समताप मंडल में एक परत के रूप में, जैसे मैंने कहा था ओजोन गैस ओजोन परत के रूप में भी है, तो समताप मंडल में एक परत के रूप में उपस्थित है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों का अवशोषित करती है। वर्तमान में हैलोजन गैस से अत्यधिक उत्सर्जन के कारण, मतलब वर्तमान में हैलोजन गैस से अत्यधिक उत्सर्जन के कारण परत क्या हो रही है, छिद्रित हो गई है। ओजोन की मापक इकाई को डॉप्सन कहते हैं। ओजोन की मापक इकाई को क्या कहते हैं, डॉप्सन कहते हैं। अन्य गैसें जैसे हम ले सकते हैं हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन है, ये सारी जितनी भी गैसें होती है वो अन्य गैसें हैं जो हल्के होने के कारण वायुमंडल की ऊपरी परतों में ही पाई जाती है, निचली परतों में नहीं पाई जाती। ये गैसें आयन मंडल में रेडियो तरंगों को परिवर्तित करने में सहायक होती है। आयन मंडल में जितनी भी हल्की गैसें वो सारी गैसें आयन मंडल में रेडियो तरंगों को परिवर्तित करने में सहायक होती है। फिर आते हैं ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ अधिकतर कण पवन तथा संवहनीय तरंगों की तरह ऊपरी मुखी गमन करते हैं, मतलब वायुमंडल में या ऊपरी परतों में ही गमन करते हैं, निचली परतों में अत्यधिक मात्रा में नहीं होते हैं, और जो सौर सीमा तक ही सीमित होते हैं, मतलब सौर सीमा तक ही, सौर मंडल के अंतर्गत नहीं, सौर सीमा तक ही ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। ये संघन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करते हैं, मतलब बादलों का बनना, कोहरा, वर्षा का होना किसके कारण होता है, ठोस पदार्थों के कारण ही संभव है। ठोस पदार्थों द्वारा सूर्य तथा पार्थिव विकिरण में परावर्तन और प्रकीर्ण होता है। प्रकीर्ण हम कहेंगे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, काला दिखाई देना या लाल दिखाई देना, सूर्य का अस्त होते समय और उदय होते समय लाल रंग का दिखाई देना, वो किसके कारण होता है, वो प्रकीर्ण के कारण। प्रकीर्ण किस कारण से होगा, ठोस जितने भी ठोस पदार्थ हैं उनके द्वारा। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक ध्रुवों की तरफ नगण्य होते हैं, मतलब ठोस पदार्थों की जो जितने भी ठोस पदार्थ पाए जाते हैं वो ध्रुवों की तरफ तो बिल्कुल कम है, क्योंकि ध्रुवों पे क्या होती है, बर्फ जमी होती है, तापमान -डिग्री में होता है, बिल्कुल कम होता है, इसलिए ध्रुवों की तरफ कम होते हैं। लेकिन उष्णकटिबंध में विषुवत की तरफ ये अधिक मात्रा में होते हैं। जल वाष्प हम लेंगे। तीसरा है तरल पदार्थ, जो जल वाष्प। हवा में 50% जल वाष्प मात्र 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है, जबकि वायुमंडल में 90% जल वाष्प 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। मतलब हवा में जितनी भी जल वाष्प होती है वो 50% ही जल वाष्प होती है और 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, लेकिन वायुमंडल में 90% जल वाष्प 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। समुद्रों से जितना भी ताप पड़े, समुद्रों से जितना भी भाप बन के जल उड़ रहा है या जो भी हम कार्य करते हैं उससे जल की मात्रा जो भाप बन के उड़ रही है वो सारी क्या होती है, आर्द्रता का रूप ले लेती है। जलवाष्प के स्रोत महासागर, समुद्र, नदियां, झील, तालाब आदि होते हैं, वनस्पतियां भी होती हैं। भूमध्य रेखा के समीप आर्द्रता सर्वाधिक होती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो ठोस पदार्थ है या धूल के कण है जो विषुवत पर अधिक मात्रा में होते हैं, लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये कम मात्रा में होते हैं। वैसे ही भूमध्य रेखा पर तरल पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित है जलवाष्प, और भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। जलवाष्प ना हो तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, अत्यधिक गर्म हो जाएगी, और जलवाष्प अगर नहीं हो तो पृथ्वी अत्यधिक ठंडी हो जाएगी। मतलब अगर जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक गर्म होने देता है, जलवाष्प पृथ्वी को ना तो अत्यधिक गर्म होने देता और नहीं अत्यधिक ठंडा होने देता, क्योंकि जैसे जैसे भाप बनकर उड़ता है वैसे वैसे बारिश भी होती है, कहीं ना कहीं वो एक बादल का रूप धारण करे। तो वायुमंडल का संगठन तीन भागों में बटा है, गैसीय अवयव, ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ। गैसीय अवयव में सारी गैसें आती है, वायुमंडल में जितने भी गैसें उपस्थित है, ठोस पदार्थ जितने भी कण पाए जाते हैं, और तरल पदार्थ जिसको हम आर्द्रता कहते हैं। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन और नोट्स आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।